ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं हिमांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज टेस्ट का जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसके जीएस कॉमन पेपर के डिस्कशन को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। ये कॉमन पेपर जीएस का है एक्चुअली में, ठीक है, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 पे चले। ये क्वेश्चन है सेल्यूलोज को लेकर, ठीक है, कि सेल्यूलोज भित्ति जो होती है, सेल्यूलोज भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है। इन हुज सेल्स इज सेल्यूलोज वॉल फाउंड। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, कॉमन सा एक क्वेश्चन है। सेल्यूलोज जो है ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी निकला, प्लांट्स में। सेल्यूलोज है ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशु बैक्टीरिया में नहीं होता ये, पहली बात तो ये। अब समझिए, ये सेल्यूलोज क्या है, अ टाइप ऑफ फाइबर है। अ टाइप ऑफ फाइबर है ये, फाइबर पहला। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बेसिक चीज इसमें होती है। दो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी इसमें याद रखिएगा कि सेल्यूलोज जो होता है इसका डाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन के पास, हम लोगों के पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसको पचा सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन हैव, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मानव इस सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है कि सेल्यूलोज का पाचन हो सकता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं इसमें, वो क्या, कि कृत्रिम रेशा रेयन, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम रेशा जो रेयन नाम का होता है, ये पौधे के सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यह बनाया जाता है। रेयन ये पौधे के सेल्यूलोज से ही, सेल्यूलोज से ही बनाया जाता है। ठीक, रेयन, रेयन जो है इसको हम लोग कृत्रिम रेशम भी कह सकते हैं। कृत्रिम रेशम, या इसको ओरिजिनल कॉटन भी कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉटन भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा। सेल्यूलोज जो है ये पाया जाता है पौधे में, करेक्ट आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें से क्या करना है, मैच करना है एक दूसरे को। देखिए, एस्बेस्टस का धूल, धूल जब भी होगा तो फेफड़े को प्रभावित करेगा, ए का 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शीशा होता है ये हमारे ब्रेन पर काफी असर डालता है, मस्तिष्क पर। तो बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट। और जो सी है यानी मरकरी, ये उदर पर प्रभाव डालती है। सी का 2, कार्बन मोनोक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ मिक्स होगी, और मिक्स होने के बाद वो हीमोग्लोबिन को समाप्त कर देगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर बना 3124, 3124 करेक्ट आंसर आया बी। करेक्ट आंसर यहां पे बी आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सीसा ब्रेन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रभाव एक से अधिक जगहों पर भी हो सकता है, कुछ हद तक उदर पे भी इसका प्रभाव शीशा का हो सकता है, लेकिन ज्यादा मस्तिष्क पर, ब्रेन पर ही होता है। ठीक है, उसी तरह से पारा का भी केवल उदर पर ही नहीं प्रभाव होता है, मस्तिष्क पर भी होता है। एक जहरीली चीज है ये एक पॉइजनस चीज है, ये जहरीली होती है, जहरीली पदार्थ इसको हम लोग कहते हैं, जहरीली पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये कार्बन मोनोक्साइड तो है ही, किसमें करती है, रक्त धाराएं,
एस्बेस्टस का धूल तो हो ही गया, वो फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अपर्याप्त अपर्याप्त दहन से उत्पन्न होती है, अपर्याप्त दहन अगर होगा तो वहां से उत्पन्न होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। सीसा बेसिकली क्या होता है, सीसा एक तो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से निकलता है, निकलने का मतलब गाड़ियों के धुओं से निकलता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट सबसे अधिक योगदान देता है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह में शीशे की कुछ मात्रा मिलाई जाती है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब तो हालांकि रोक लग चुकी है इस पे, लेकिन पहले ऐसा मिलाया जाता था। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, शीशा। दूसरा, कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है ये, खाद्य पदार्थ से में, ठीक है, में। तीसरी बात ये, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर शीशे का निष्कर्षण नहीं कर पाता है तथा यह हमारे शरीर में सिंचित रहती है, हमारे शरीर में सिंचित रहती है यानी जमा रहती है। ज्यादा नुकसान इसीलिए होता है। ठीक है, पैकेजिंग बहुत सारे फूड्स जो हैं उसमें शीशे की मात्रा तय से अधिक हो जाए तो बड़ा नुकसानदायक होता है। ठीक ना, तो इस तरह से ये जो पॉइंट है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आया बी। करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है वो आप देखेंगे अगर तो वो इस तरह का होता है, CO2 प्लस H2O, 6CO2 6H2O। यहाँ पे दो चीज होगी, एक तो प्रकाश और उसके साथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास आएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहें इसको या कार्बोहाइड्रेट कहें, जो भोजन के रूप में पौधे को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट है, भोजन जो पौधे प्राप्त करते हैं वो बेसिकली इसी से प्राप्त करते हैं, यही पौधा इनको भोजन होता है पौधे का। तो क्या यहां देखा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सन की लाइट चाहिए और उसके साथ साथ चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में इसमें मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु होती है, इसमें होती है क्या, तो मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, क्लोरोफिल में तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस कंपलसरी है, इसके प्रेजेंस में जो है भोजन बनाता है ये, और जो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, तो यहां पर जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जरूरत है, जल ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। करेक्ट आंसर हमारे पास भी आया, करेक्ट जो आंसर है हमारे पास भी आया। यहां भी ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण की दर की बात करें तो रेड और ब्लू है, ये दोनों सबसे अधिक, रेड में और ब्लू में सबसे अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज्यादा लाल रंग में होगी, लाल रंग में होगी। ये पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास निकला 41 का, अगर हम देखें तो बी, 41 का करेक्ट आंसर निकला बी। अब आते हैं 42 पर, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट आंसर ये निकल के आएगा, करेक्ट आंसर आया है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ गतिज जो ऊर्जा है ये कहलाता है किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला इसका हम लोग हाफ mv² लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जहां v जो है वस्तु की चाल कहलाती है, वस्तु की चाल, और m जो है वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की ओर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है किसी वस्तु की
स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है mgh, जहां पे g ग्रेविटी है, g को कहते हैं गुरुत्व यानी ग्रेविटी, m तो मास हो गया वस्तु का, h हो गया पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पृथ्वी की सतह है और वस्तु की हाइट ये रही h, ठीक है, यहां पर, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh होगा। अगर वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी उसका नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि h बराबर जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, कोई एनर्जी होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए वस्तु की चाल का होना कंपलसरी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो काइनेटिक, जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये काइनेटिक और पोटेंशियल इस दोनों का योग होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, वो बन जाएगी आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा इसको कहते हैं। 42 का करेक्ट आंसर ए। अब आइए 43 पर। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो परिवहन क्या करती है? व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव की परिभाषा ही होती है, देखो, वेव कहते ही हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण, संचरण तरंग कहलाता है, ऊर्जा होती है ये, कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया एनर्जी का, एनर्जी का। ठीक है, ऊर्जा का संचरण अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो तो यही हमारा वेव्स के नाम से जाना जाता है, तरंग कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वेव है इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक को कहते हैं यांत्रिक, एक को कहते हैं अयांत्रिक। ध्यान दीजिएगा इसको, अयांत्रिक। यांत्रिक का मतलब जिस तरंग के लिए, जिस तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम, और माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, नहीं हो, दो प्रकार के इससे तरंग होते हैं। माध्यम वाला जैसे कि जल में उत्पन्न तरंग, जल में उत्पन्न तरंग, इसके लिए पानी माध्यम होगा। ध्वनि तरंग, इसके लिए एयर माध्यम होगा। धागे में उत्पन्न तरंग, उत्पन्न तरंग, इसके लिए स्ट्रिंग माध्यम होगा। तो ये हो गया यांत्रिक। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग जो है ये बिना माध्यम के ही एक जगह से दूसरी जगह चल लेती है। ठीक है, और प्रकाश तरंग से बेहतर है कि हम इसको ऐसे करके लिख दें, उसमें प्रकाश भी आ जाएगी। इसको लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसी में आ जाएगा उसका प्रकाश तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार प्रकाश तरंग या लाइट वेव भी होता है। ठीक है, तो लाइट के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम होगी तो भी वो चलेगी, नहीं माध्यम होगी तो भी चलेगी, क्योंकि सन यहां है, सूरज, पृथ्वी यहां है, अर्थ, 14 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़
किलोमीटर का दूरी है, ठीक है, 14 करोड़। लेकिन सन से जो वेव चलती है, लाइट आती है, वो बिल्कुल ये खाली जगह है। यहाँ 14 करोड़ में से पूरा का पूरा ये खाली ही है। केवल पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर तक मानकर चलें तो पृथ्वी का वायुमंडल है, यानी कुछ है यहाँ पे। उसके बाद तो कुछ नहीं है। और प्रकाश सन से यहाँ तक पहुंची जाती है, मतलब उसे मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अयांत्रिक तरंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक प्रकाश तरंग है, जो बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह चल लेती है। इतना पॉइंट याद रखना है वेव्स के, ये हमेशा ऊर्जा के रूप में होगी, एक जगह से दूसरी जगह चलेगी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर यहां पर है नाइट्रोजन। देखिए यहां पे ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण की कई घटनाएं हम लोगों के सामने होती है ऑक्सीकरण की। जैसे किताब के कवर या पेज का ब्राउन होना, भूरा होना सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण के कारण होता है, ठीक। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, सेव को काटने पर वह भूरा दिखने लगता है, कुछ समय के बाद भूरा दिखने लगता है, क्योंकि सेव में उपस्थित लोहे का ऑक्सीकरण होता है। आयरन जो है, सेव में जो आयरन होते हैं, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स की थैली को पैक करते समय यदि नाइट्रोजन गैस न भरी जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा तथा टेस्ट बदल जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन उनमें ऐड होता है और ऑक्सीडेशन की घटना होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन क्या करता है, अलग अलग प्रकार से कन्वर्जन करता है। जैसे अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इसका कलर चेंज होकर होता है ग्रीन या ब्लूबिश ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये हो जाता है कॉपर का। उसी तरह से सिल्वर का अगर हो ऑक्सीडेशन तो इसका कलर हो जाता है ब्लैक, काला। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन जो है वो किसी चीज के कलर को भी बदलने का काम करता है, ठीक है। यहाँ सेल्यूलोज जो बुक जो बनी होती है सेल्यूलोज से बनती है, पेड़ पौधे से बनती है, उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, काफी पुरानी बुक हो जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो उसका कलर ब्राउन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया, ठीक है। सेव को अगर आप काटते हैं उसमें काफी अधिक मात्रा में आयरन होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन होने के कारण से क्या होता है, लोहे का ऑक्सीडेशन होने के कारण से वो भूरा दिखने लगता है कुछ समय के बाद। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन होगा। अगर इनको हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे और उसके बाद उसकी टेस्ट बदल जाएगी। जो चिप्स वगैरह की पैकेजिंग या और किसी चीज की पैकेजिंग सामान जो खाने वाली होती है उसमें स्पेशली गैस भरी जाती है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ताकि वो नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस को खत्म कर देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगी खाद्य पदार्थ का
और ऑक्सीडेशन नहीं होगा और उस सामान की क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है। अब आइए 45 पे, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होगा? सबसे उच्च औसत वेग पूछ रहा है। ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला है उससे तो काफी लंबा चौड़ा ड्राइव करना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इसमें है मीथेन ए। तो 45 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है कि मीथेन का होगा। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो औसत वेग होता है वी एवरेज, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट एक याद रखिएगा। और दूसरा ये कि v जो एवरेज है यानी औसत वेग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/मोलर मास। मोलर मास है ना, मोलेकुलर मास या मोलर मास, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है औसत वेग किसी भी गैस का। किसी भी गैस का, किसी भी गैस का। इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास ए आएगा यानी मीथेन आएगा। हालांकि ये पूरी तरह से याद करने वाली चीज है, आपके एग्जाम में उतना आपके पास टाइम नहीं है कि निकाल के आप कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे याद रखिएगा 45 का ए। लेकिन ये इक्वेशन पे क्वेश्चन अगर आए तो इसको ध्यान में रखना है कि जो औसत वेग होता है गैस के मॉलिक्यूल का, गैस के अणु का, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 46 पे आते हैं। सल सल्फाइड सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? सल्फाइड अयस्क जो है, ठीक है, इसमें कार्बन रिडक्शन मेथड का उपयोग होता है। कार्बन अवकरण विधि, अवकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको कार्बन रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। कार्बन रिडक्शन मेथड, और इसी को रोएस्टिंग भी कहा जाता है। रोएस्टिंग, रोएस्टिंग की हिंदी यहाँ वर्जन लिखा हुआ है तो देख लेंगे, रोएस्टिंग इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर यहाँ पे ए निकला, रोएस्टिंग वर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स, इनको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं और तब इससे ओर से जो है सल्फाइड को यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये कहलाएगा रोएस्टिंग। करेक्ट जो आंसर है रोएस्टिंग कहलाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये रोएस्टिंग है। यहाँ से एक कंफ्यूजिंग शब्द आता है रस्टिंग भी, दोनों में अंतर होता है। रस्टिंग का मतलब होता है एक्चुअली में जंग लगना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो रोएस्टिंग अलग है, कि सल्फाइड ओर्स को हटाने का मेथड था। और रस्टिंग का मतलब जंग लगना होता है। किसमें जंग लगना? लोहे के लिए प्रयोग होता है शब्द, ये लोहे के लिए। ठीक है, लोहे के लिए शब्द का प्रयोग होता है। और जब लोहे में रस्टिंग होती है तो यानी रस्टिंग के समय, रस्टिंग के समय लोहे के भार में वृद्धि होती है, उसी समय तक मात्र, फिर वो घटने लगती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और Fe2O3 FeOH3 ये एक्चुअली में रस्टिंग का जो है ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, रस्टिंग का। तो इस प्रकार से ये रस्टिंग लोहे में जंग लगने के, अच्छा इसमें से भी क्या है कि अगर आपको इसको बचाना है, लोहे को जंग लगने से बचाना है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना, जस्ते की परत, जस्ते की परत, ठीक है, इस पे जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन या गलवनीकरण
गलवनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में आपको रखना है, गलवनीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो रस्टिंग और रोस्टिंग दोनों में अंतर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास ये आएगा 46 का है। अब चलते हैं आगे 47 की ओर। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, ध्यान रखिएगा। पहली बात ये वहां पर कर्जन था। 1905 में वायसराय था, इसी के टाइम पर यह हुआ था। ठीक, और इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इतने पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, ये सारा काम हुआ था। चौथी बात ये, अंग्रेजों ने तर्क क्या दिया था कि प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का वास्तविक आधार अंग्रेजों के अनुसार तो प्रशासनिक था, ध्यान रखना है। अंग्रेजों के अनुसार प्रशासनिक समस्या थी, ये ध्यान रखना है। लेकिन वैसे वहां पे मुस्लिम और हिंदू वाला कंडीशन था, वो दोनों को बांटना चाहते थे। तो कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन था, बिल्कुल सही बात है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। तीसरा, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, ये सही है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट और थर्ड हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड का ऑप्शन नहीं, तो करेक्ट आंसर डी, एक से अधिक। करेक्ट आंसर इसका निकलेगा एक से अधिक। ठीक है, इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। दत्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? स्वदेश बांधव समिति ने। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त की थी स्वदेश बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन में सर्वप्रथम महिला भागीदारी देखी गई थी, देखी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति से परिचित करवाया। स्वदेशी में सबसे पहले समझाया गया कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर अगर बन जाएंगे तो अंग्रेज को काफी नुकसान होगा, हमें अपना सामान खुद बनाना है, खुद उपयोग करना है, और हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये बात एक्चुअली में स्वदेशी आंदोलन की थी, बहुत बड़ी भूमिका थी इसकी। लेकिन ध्यान रखिए, स्वदेशी आंदोलन में, इस आंदोलन में किसान या आम जनता कह सकते हैं तथा मुस्लिम ने भाग नहीं के बराबर लिया था, ठीक है। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में एक्चुअली में क्या था कि कुछ धार्मिक, जो हिंदू धर्म की कुछ परंपरा थी उसको शामिल किया गया था, उसका प्रयोग किया गया था। तो उसके कारण से मुस्लिम समुदाय बिल्कुल अलग ही रहा, लगभग नहीं के बराबर। और किसान और मजदूर टाइप के लोग जो थे
वो भी इसमें नहीं जुड़ सके। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि मुस्लिम के अलग होने के बाद भी दिल्ली में इस स्वदेशी आंदोलन का कमान एक मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में था, सैयद हैदर रजा उनका नाम था। ठीक है, इतने पॉइंट को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका आपके पास आ गया, एक से अधिक। आइए नेक्स्ट, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, उपयुक्त कथन किसका है? हरिजन नाम तो एक्चुअली में महात्मा गांधी ने दिया था, यह नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जो निचली जाति के लोग थे उनको, जो दबे कुचले थे समाज में उस समय, महात्मा गांधी के द्वारा हरि का जन कहा गया था, भगवान का जन द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये तो पॉइंट याद रखना है आपको। लेकिन हरिजनों की अक्षमता, हरिजन जो इतने अक्षम हैं, इसके लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, ये कथन है H.J. खांडेकर का। याद रखिएगा, H.J. खांडेकर का। दलितों के लिए सबने काम किया, भीमराव अंबेडकर ने भी किया, महात्मा गांधी ने भी किया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। यानी वैसे लोग जो बहिष्कृत हैं सभी ओर से, खास करके समाज से, उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। महात्मा गांधी ने भी अपने तरीके से हरिजनों के लिए बहुत सारा काम किया, उत्थान के लिए काम किया, लेकिन यह स्टेटमेंट देने का काम H.J. खांडेकर के द्वारा किया गया, H.J. खांडेकर के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 48 का हो गया आपके पास बी। उसके बाद आते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 1993 में कार्नवालिस के टाइम पे आया था, कार्नवालिस के समय पर। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुल ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र शामिल थे, इसमें शामिल थे। तीसरी बात यह हो गई। चौथी बात यह हो गई कि सूर्यास्त का नियम यहां लागू था। सूर्यास्त का नियम यानी लगान देने के अंतिम दिन सूर्यास्त तक अगर जमींदार लगान अदा नहीं करता था तो जमींदारी का हक उससे छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाता था। यह सूर्यास्त का नियम था। जमींदार यहां बिचौलिए के रूप में उभरे। ठीक है, किसान मजदूर बन गए। ये सारी व्यवस्था जो है ये स्थायी बंदोबस्त में ही निकल के आई थी, परमानेंट सेटलमेंट में। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें कथनों पर विचार किया जाए और इसमें सही जो है उसको पूछा है, सही के बारे में आंसर कह रहा है। मुगल काल के जागीरदारों की स्थिति इस व्यवस्था में जमींदार से बहुत बेहतर थी। ये पहले पे बहुत डाउट है, ऐसा कुछ तो नहीं था। जागीरदारों की वही स्थिति थी जो जमींदारों की स्थिति थी, लगभग कंडीशन वही था, बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे, दोनों समान ही अवस्था में लगभग थे। इस व्यवस्था के कारण खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खेतीहर मजदूरों की संख्या इसीलिए बढ़ गई क्योंकि मनमाना जमींदार वसूल करते थे कर, और वो कर्ज के तले किसान दबते चले गए उस स्थिति में। तो एक समय ऐसा आया कि उनको खेती बंद हो गई मिलनी और वो मजदूर के रूप में रह गए। इस व्यवस्था से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को ज्यादा लाभ हुआ, यह भी बात सही है, क्योंकि इसमें लगान का दर जो है जमींदार तय करते थे, सरकार कुछ करती नहीं थी है। और जो सरकार थी उसको एक निश्चित रकम जमींदार के द्वारा दे दिया गया, बाद बाकी जमींदार कितना वसूल करते हैं जमींदारों के ऊपर था, तो इसमें से जमींदार को अधिक फायदा हुआ। और इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था, ये भी बात सही है। ठीक है, इसीलिए वो चाह रहे थे अंग्रेज भी कि जमींदारी व्यवस्था रहे और जमींदार भी चाह रहे थे कि अंग्रेज यहां बने रहें ताकि हमारी भी व्यवस्था चलती रहे। 2, 3 और 4 एकदम से बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि करेक्ट है। तो हमारे पास 2, 3, 4 यानी बी करेक्ट आंसर हमारे पास आता है निकल के बी। 49 का करेक्ट आंसर निकल के बी आया। ठीक है, 2, 3 और 4 अस्थाई बंदोबस्त के हिसाब से ये पॉइंट देखने को मिला। इतने पॉइंट्स हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बाद एक दूसरी व्यवस्था जो आई थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था हेक्टर मुनरो एवं
कैप्टन रीड के द्वारा रीड को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है, इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, जनक माना जाता है रतवाड़ी व्यवस्था। और ये जो है व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पर लागू था। 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। तो कहां कहां था ये? मद्रास, मुंबई, संपूर्ण दक्कन दक्षिणी क्षेत्र जो था, है ना, ये पूरा का पूरा रयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ही था। ठीक है, इसमें सीधे सीधे अंग्रेज और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता था और किसान सीधा जो है अपना लगान अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक, तो ये था हमारी रयतवाड़ी व्यवस्था, जो इसका जनक हॉल्ट कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो था। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जब भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आए तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी विधायिका है, विधायिका, ठीक है, वो विधायिका केंद्र पर हो या राज्य पर हो, विधायिका की शक्तियों में कुछ वृद्धि हुई इसी एक्ट के तहत, कुछ वृद्धि हुई। बस एक लाइन ये याद रखना है, सारा खेल इसी में से है। विधायिका की शक्तियों में कुछ वृद्धि की गई, बाद बाकी और बहुत कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं था। केंद्रीय विधानसभा या राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, कि बजट विधानसभा की बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति में वृद्धि की गई या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, इस प्रकार का। ठीक है, कुछ अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई थोड़ी बहुत। मुख्य रूप से विधानसभा जो थी और राज्य विधानसभा थी, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892। अब एक एक करके देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट, इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, ये पॉइंट सही है। फर्स्ट नंबर, सदस्यों की संख्या बढ़ी थी। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की व्यवस्था की, देखिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की व्यवस्था जो है ये, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में जो है ये 1919 का भारत शासन अधिनियम में आता है। भारत शासन अधिनियम से प्रारंभ होता है, अधिनियम से प्रारंभ होता है। एक्चुअल बात यह है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 भारत शासन अधिनियम से प्रारंभ होता है, न कि कहीं और से। तो इसमें उसके पहले तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व कभी हो ही नहीं सकता है। दो बिल्कुल गलत हो गया। विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए थे, हाँ, जैसे बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, सीमित अधिकार थे लेकिन अधिकार थे। कुछ बहस कर सकते हैं। इसके तहत विधान परिषद में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेने की भी मंजूरी दी गई थी, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आ रहा है। दो को बाहर निकाल देना है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 भारत शासन अधिनियम में आया था और मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ 1909 के मार्लेमिंटो अधिनियम के तहत किया गया था। अधिनियम के तहत किया
गया था। है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा 1, 3 और 4। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में की गई थी। सबसे पहली बार मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो यह कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई कहां से, तो ये बंगाल से हुई थी, ध्यान रखिएगा, बंगाल से, ठीक है। और इसमें भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंद्र घोष प्रमुख प्रारंभिक क्रांतिकारी में से थे, प्रारंभिक क्रांतिकारी थे। ये आपको पहले याद रखना है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना है कि शुरुआती दौर में जो क्रांतिकारी हुए, ठीक है, बंगाल से क्रांतिकारी की शुरुआत हुई, क्रांति की, और उसमें भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में चल के बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ और अलग अलग लोग जुड़ते गए क्रांतिकारी रूप में, शुरुआत इनसे ही व्यक्तिगत रूप से होती है। तो यहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कुछ बात कहा जा रहा है। सबसे पहला, इस समय अभिनव भारत एक्चुअली में वीडी सावरकर से संबंधित है, ठीक है। अनुशीलन समिति जो है ये वही बारिंद्र घोष से संबंधित है, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति 2, बंगाल की अगर अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो इसमें आ गए दत्त, जो नाम मैंने लिख रखा है दत्त एवं घोष, मैं इतना ही लिख रहा हूं केवल इसमें, घोष। और इसी की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में स्थापित किया गया। सचिंद्रनाथ सान्याल की एक फेमस पुस्तक है कि महत्वपूर्ण पुस्तक बंदी जीवन है, बंदी जीवन। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, बंदी जीवन। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ, अभिनव भारत बीडी सावरकर अनुशीलन समिति जो बंगाल में थी, ये प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट ये, 1912 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, बिल्कुल सही बात है। 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो रहा था तो उस टाइम पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था हार्डिंग उस समय वायसराय था, उसके नेतृत्व में, ठीक है, दिल्ली दरबार। तो उसी समय पर हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में। फेंकने वाले कौन थे? फेंकने वाले या फेंकवाने वाले जो भी रहे वो रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। और उनके साथ सचिंद्रनाथ सान्याल भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फेंका, ये भी सही है। काबुल में एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की, तीसरा भी सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काबुल में क्रांतिकारी दल एक्चुअली में क्या था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थे, यूपी में। इनका नाम था महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके नाम पे अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी राज्य यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है यूपी के अलीगढ़ में। महेंद्र प्रताप सिंह ने अस्थाई सरकार की स्थापना की थी, अस्थाई सरकार की स्थापना की थी। स्थापना काबुल में की थी, काबुल में की थी, काबुल में की थी। रूस और जर्मनी ने इस सरकार को अपना मान्यता भी दिया था, ठीक है। और बरकतुल्ला को इस सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था, इस सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था,
प्रधानमंत्री चुना गया था, चुना गया था। महेंद्र प्रताप सिंह संभवतः राष्ट्रपति थे, चुना गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है। 1915 की बात है, ये 1915 में एक सारी घटना हुई थी, 1915, 1915। तो इस तरह से तीनों पॉइंट यहां पर सही है, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर होगा डी, एक से अधिक, क्योंकि 1, 2, 3 ऑप्शन नहीं है, एक से अधिक, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। रैयतबाड़ी बंदोबस्त, अभी पीछे चर्चा हुई थी, इसके संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को मिलता था, बिल्कुल रैयतबाड़ी में था ही ऐसा। किसान और अंग्रेज के समक्ष सीधा संपर्क था। किसान अगर लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन खत्म कर दी जाती थी। जब तक किसान मालगुजारी देता रहे तब तक ही किसान को जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था। हाँ, जब वो नहीं देगा तो वो हट जाएगा, हटा दिया गया। दूसरा भी सही है, 2 पॉइंट तो सही हो गए। तीसरी बात ये, कहां लागू हुआ ये सब नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि करों का निर्धारण समय समय पर होता था। करों का निर्धारण समय समय पर होता था कि मीनिंग, ये लाइन थोड़ा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। एक्चुअली में क्या था यहां कि एक निश्चित फसल के लिए, एक निश्चित समय के लिए कर का निर्धारण भी निश्चित कर दिया जाता था, निश्चित कर दिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि कर में बदलाव नहीं होता था। एक बार कर का निर्धारण हो गया तो वही चलता रहेगा। तो अगर उसके जैसा ये लाइन को अगर हम सोचें तो इसको हम निकाल के बाहर कर सकते हैं कि समय समय पर कर का निर्धारण नहीं होता था। एक बार एक समय के लिए फिक्स कर अगर दे दिया गया कितना होगा तो वो उस समय के लिए कंप्लीट रहता था। तो हम कुल मिला के मान के चलेंगे कि 1 और 2 ऑप्शन जो है यहां पे सही है, तो करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, 52 का करेक्ट आंसर ए है। और ये अगर लाइन ये कह रहा है कि नहीं, एक निश्चित समय के लिए कर का निर्धारण हो रहा है, फिर उसके बाद समय बदल गया, दूसरा समय, दूसरे फसल का सीजन आया, तीसरे फसल का, तो फिर कर की नई निर्धारण तय की गई, कुछ ऐसा अगर कह रहा है तो उस समय हम इस पर सोच सकते हैं। लेकिन ये लाइन को हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार सरकार कर को निश्चित करती थी तो एक निश्चित समय के लिए पूरा फिक्स रहता था, उसमें बदलाव नहीं होता था। और यहां हम मान के चल रहे हैं कि समय समय पर बदल रहा है, ऐसा कह रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो करेक्ट आंसर 1 और 2, यानी फर्स्ट और सेकंड ए हो गया इसका। 52 का करेक्ट आंसर ए। 53, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग विद्रोह के पश्चात, विद्रोह के पश्चात बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया, वायसराय का पद लाया गया। ठीक है, लाया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग बना। पहले गवर्नर जनरल था, लेकिन जैसे ही नया अधिनियम आया, उस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ही खत्म हो गया, उसकी जगह पर वायसराय पोस्ट बना। वायसराय का मतलब जो सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन कर रहा हो। उससे पहले जो गवर्नर जनरल था वो कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। तो वायसराय हो गया क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन का प्रतिनिधि। ठीक है, गवर्नर जनरल कंपनी का प्रतिनिधि होता था, ये ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट वायसराय कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल पूरे भारत का कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। क्योंकि उससे पहले भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था, उससे पहले जो है केवल
बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 53 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया बी। 53 का करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग बी। उसके बाद आगे आइए 54 पे, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली आरंभ की गई? पहले बताया चुका 1909 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दिया गया था 1919 के तहत। 1919 में ये सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, इस सब के लिए भी अलग अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर 54 का है वो है 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ये पॉइंट किया गया था। ठीक है, 1919 में दायरा और जाके बढ़ गया था। ठीक, इतनी बातों को इसमें ध्यान रखिएगा। 1919 का जो अधिनियम आता है इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, डायरेक्टरी जिसको कहते हैं, प्रारंभ किया गया। इसके तहत क्या हुआ था कि जो प्रांतीय विषय हैं, प्रांतीय विषय हैं, इनको दो भागों में बांटा गया था प्रांतीय विषय को। ठीक है, एक तो रिजर्व, एक ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड वाले पे जो है अधिकार विधानसभा को दिया गया था, रिजर्व वाले पे अधिकार केवल गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत यहां पे हुई थी 1919 के अधिनियम में। 1935 में ये प्रांत से खत्म करके और सेंटर में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है 1935 के अधिनियम में यह द्वैध शासन प्रांत से समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ये व्यवस्था थी। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट 55। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी स्थान की जलवायु, लंबे समय तक जो मौसम हम कहीं भी देखते हैं, ठीक है, इसको हम जलवायु के रूप में डिसाइड करते हैं, क्लाइमेट जिसको कहा जाता है। और इस क्लाइमेट के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक स्थान की स्थिति, जो हम लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर, कितने अक्षांश पे कोई देश है, कितने देशांतर पे कोई क्षेत्र है, उसके हिसाब से भी उसका जलवायु तय होता है। तो स्थान की स्थिति, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई का मतलब यहां पर एक्चुअली में समुद्र तल लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। समुद्र तल जो है इसको 0 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, और वहां से किसी भी चीज की ऊंचाई जो है पृथ्वी से मापी जाती है समुद्र तल के बराबर से। पृथ्वी पर कभी भी कोई तल नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो वो सरफेस है वो कहीं उभड़ा हुआ है पहाड़ जैसा, कहीं गड्ढा है, कहीं मैदान भी हो तो ऊंच नीच है, तो वहां बिल्कुल एक प्लेन आप नहीं ले सकते हैं। तल जो है वो हमेशा समुद्र तल, पानी का लेवल एक जैसा रहता है, वहां से लेते हैं। उससे ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, वही कहलाता है इसमें से। ठीक है, इसकी ऊंचाई, तो कारक ये भी एक होता है। समुद्र से दूरी, समुद्र भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जलवायु को स्टेबल करने या अनस्टेबल करने में। ठीक है, स्थायी या अस्थायी करने में प्रभाव डालता है। उच्चावच जो है इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किस प्रकार से कंडीशंस एंड ज्योग्राफिकल अर्थ पर अलग अलग जगहों पे कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से। तो कुल मिला के इसमें से करेक्ट आंसर जो है ये 1 से अधिक है। करेक्ट आंसर जो है ये है 1 से अधिक। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें होती है जो हमें डिसाइड करवाती है जलवायु के निर्धारण के। 55 का करेक्ट आंसर आपके पास 1 से अधिक आया, डी। अब आइए 56 पर, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहां पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंध देखिए 2 में डिवाइड करेंगे, एक तो उष्ण
कटिबंधीय, कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय की जब बात होगी तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक हो गया इसमें वर्षा वन और एक हो गया शुष्क वन, शुष्क वन। ठीक है, वर्षा वन और शुष्क वन। जहां पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो जाए, 100 से 200 सेंटीमीटर लगभग एनुअली, वार्षिक, तो वहां पर इस प्रकार के जंगल पाए जाएंगे। कंसेप्ट को क्लियर रखना है। और जहां पे वर्षा 70 से 100 के बीच हो जाए सेंटीमीटर वार्षिक, वहां पर हम मानेंगे कि शुष्क वन जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, शुष्क वन जिसमें झाड़ी होगा, कांटेदार पेड़ होंगे, कांटेदार पेड़ होंगे एक्सेट्रा, ये सारे इसकी विशेषता होगी। ठीक, तो जो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, बारिश बहुत होती है। उत्तरी पूर्वी जो हमारे राज्य 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय हो, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। पश्चिमी घाट भी वर्षा प्राप्त करता है काफी अधिक मात्रा में। तो ये तीन जो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, या ये वर्षा विहीन क्षेत्र है, वर्षा की कम मात्रा है। यहाँ पे कम मात्रा होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर या तो शुष्क वन पाए जाएंगे, ठीक है, या कंटीली झाड़ीदार वन या इसके पाए जाएंगे। तो ये तीन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सबसे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें से हाँ ये ए करेक्ट आंसर है। ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट आंसर इसमें से ए निकलेगा। ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। और अच्छा, एक बात और, ये तो उष्ण कटिबंधीय में वर्षा वन और शुष्क वन की बात हो गई। एक उष्ण कटिबंधीय में सदाबहार वन भी आएगा, सदाबहार वन, सदाबहार वन आएगा। इसमें जो है वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक होगी, ठीक है, तब ऐसा पाया जाएगा। वार्षिक होगी तो इस प्रकार सदाबहार वन पाया जाएगा। सदाबहार का मतलब यह होता है कि इसमें पेड़ों की बहुलता अधिक होती है, तो इसीलिए वो पेड़ हमेशा वो वन ग्रीन दिखता है, क्योंकि सारे पेड़ एक ही समय पर पत्ते नहीं गिराते हैं, अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पर पत्ते गिराते हैं। ठीक है, तो इसमें पेड़ों की बहुलता होती है, इसीलिए इसको सदाबहार कहते हैं। पेड़ों की बहुलता है ना, अधिक संख्या में, पोलैरिटी होता है वो ट्री का, इसलिए हम इसको सदाबहार वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या होती है? देखिए, दो पॉइंट है, तीनों अगर एक सिद्ध में आ जाए, अर्थ, मून और सन, ठीक है, तो मून का भी, सन का भी, अर्थ का भी, अर्थ पर मून का ग्रेविटेशन और सन का भी ग्रेविटेशन एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों फोर्स, दो पिंड का बल एक ही दिशा में अगर लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि पृथ्वी अधिक खींचेगी, अधिक खींचेगी तो पानी जो होगी वो काफी ऊंचाई पर जंप करेगी। तीनों अगर एक सिद्ध में हो जाएं तो ये कंडीशन होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि ये अर्थ है और इधर जो है वो सन हो जाए और इधर जो है वो मून हो जाए, तो सन इधर खींचेगा इसको, पृथ्वी को, और मून इधर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और काफी कम बल पृथ्वी पर लग पाएगा या इसको अनुभव होगा। उस स्थिति में जो ये है पानी का जंप करना ये कम होगा और नहीं के बराबर होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारे पास हाई टाइड्स हैं ये तब आएंगे जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और सबसे कम तब होगा जब ये 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे सबसे कम, पर सबसे कम टाइड्स आता है या आएगा, ठीक है। और सबसे अधिक कब? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ज्वार है आने का कारण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति, तो प्रकृति इसकी होती है आकर्षण की, ये हमेशा आकर्षण का बल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आकर्षण की। वैसे भी अगर पूछे कि कितने प्रकार के मौलिक बल होते हैं, मौलिक बल यानी फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, तो संख्या इसकी 4 होती है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस की संख्या 4 है। एक तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एक हो गया। दूसरा जो है ये होता है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो है ये है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा एक होता है, इसको कहते हैं कमजोर बल, कमजोर बल या वीक फोर्स इसको कहा जाता है। तो मौलिक बल की संख्या इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में 4 ही होती है। 4 फोर्स ही होते हैं, पांचवा कोई नहीं है। ठीक है, 4 फोर्स हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? लद्दाख से बह रही, इसके बारे में कह रहा है। तो सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, ये लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य मध्य बहती हुई लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटती है, जहां भारत का सबसे गहरा गॉर्ज का निर्माण होता है। लगभग 5200 किलोमीटर मीटर होता है। ठीक है, इतना। तो कुल मिला के हुआ कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से ये सिंधु नदी बहेगी, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और ये बुंजी नामक जगह पर जो है उसी लद्दाख श्रेणी को काटकर और काफी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, नीचे की तरफ गिरती है। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज ये कहलाता है। सिंधु की सहायक नदी श्योक है, ये भी उसी लद्दाख श्रेणी से बहती है। ये दामोदर नदी की जहां तक बात है, तो ये तो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदी है, झारखंड में दक्षिण पठार से निकलती है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं लद्दाख से। ठीक है, और बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक है, दामोदर की सहायक नदी है, सहायक नदी है जो हजारीबाग के पठार से निकलती है, हजारीबाग के पठार से निकलती है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स को। तो इसमें से करेक्ट आंसर 1 और 4, 1 और 4। निम्नलिखित में कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो सिंधु भी हो गया और श्योक भी हो गया, तो एक से अधिक हो गया। ठीक है, क्योंकि दामोदर बढ़ाकर तो है ही नहीं और इसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है 1-4 का, तो करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, 58 का डी, 58 का डी। 59, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। गोल्डन फाइबर एक्चुअली में जूट या पटसन को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर जूट या पटसन को कहा जाता है। ये बंगाल जो है उत्पादन में सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम है। ठीक है, इसमें से, और बंगाल में ही सबसे पहली बार, बंगाल के रसड़ा में सर्वप्रथम 1855 के लगभग जूट मिल खोला गया था भारत में, जूट मिल खोला गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कहां? तो बंगाल के रसड़ा में खोला गया था पहली बार जूट। ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और कई प्रकार के सामान इससे बनाए जाते हैं, क्योंकि एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, बायोडिग्रेडेबल
जैव अपघटनीय, घटनीय, तो प्लास्टिक का एक बेहतर विकल्प है ये पदार्थ होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स। तो 59 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया पटसन, 59 का पटसन। 60 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल मिला के 5 राज्य होंगे। एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अरुणाचल, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश हो गया। ये 5 राज्य। तो पूछ रहा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसमें तो एक तो हिमाचल प्रदेश करेगा, उत्तराखंड करेगा, सिक्किम करेगा, पश्चिम बंगाल तो करेगा नहीं। तो 2, 4 और 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 एक से अधिक लगा देंगे और क्या। करेक्ट आंसर लगाएंगे एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 3 जो है ये चीन से सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और यहां ध्यान रखिएगा कि जो भारत की सीमा है वो सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम लगभग 106 किलोमीटर केवल लद्दाख के साथ लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। आगे आई क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है? नेपाल हिमालय से है। घाघरा, ये भी नेपाल वहीं तिब्बत के पास नेपाल हिमालय से निकलती है। रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है, ये नेपाल से नहीं निकलती है रामगंगा। ठीक है, गंडक, ये भी नेपाल हिमालय से ही निकलने वाली नदी है और आगे बिहार तक बहते हुए फिर गंगा में मिलती है। शारदा, ये भी नेपाल हिमालय से निकलने वाली ही नदी है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर हमारे पास आया 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी। ठीक है, रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा, ये गंगा की एक सहायक नदी है, सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में बहते हुए गंगा में मिलती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर आया 1, 3 और 4। 61 का सी, 1, 3 और 4। 62, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन, जिससे तेल प्राप्त होता है, ऐसे फसल की बात है, जैसे राई हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, ये सब इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी होता है। सही, पहला पॉइंट सही है, दोनों तरीके से इसका उपयोग होता है। तिल, जो कि तिलहन का ही एक प्रकार है, उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, हाँ ये गर्मी में बोया जाता है, और दक्षिणी भारत में यह रबी की फसल है, वो ठंड में बोई जाती है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो कुल मिला के करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों 62 का करेक्ट आंसर हो गया। जहां तक खरीफ फसल की बात है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास चावल आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, ये सभी खरीफ फसल में आएंगे। जबकि रबी की फसल की अगर बात की जाए, रबी की, तो इसमें से मुख्य गेहूं, दलहन, तिलहन, बेसिकली ये सब आता है। ये सब रबी की फसल कहलाती है। ठीक है, ये जो रबी की फसल है ये अक्टूबर से अप्रैल तक इनका सीजन होता है, समय काल होता है। अक्टूबर में बुआई, अप्रैल में कटाई वगैरह होके ये अनाज जो है निकल जाते हैं यहां से। और चावल का जो है ये जून से सितंबर या अक्टूबर होता है। ठीक है, ये होता है जून से सितंबर या अक्टूबर, ये होता है खरीफ फसल का। ठीक, खरीफ जो फसल है जून से सितंबर तक के लिए होता है।
63। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? फैक्ट है 802 करोड़। ठीक है, ये भारत चूंकि अभी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है आगे डिफेंस सेक्टर में, लेकिन फिर भी इसने कुछ अलग अलग कंपनियों से कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया है और ये 802 करोड़ का है। करेक्ट आंसर है ए। तो 63 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए। उसके बाद 64 पे आइए। निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? भारत रत्न कुल 5 लोगों ने घोषणा की गई थी। पीबी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, उसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी देने की घोषणा की गई थी। इसमें तो सारे हो गए ए बी सी, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हुआ। एक से अधिक डी हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च सिविल अवार्ड है, ये अवार्ड है 1954 में प्रारंभ किया गया था। कुछ ऐसा है। ठीक है, आगे चलिए। 65 प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो एक्चुअली में सी यानी कौन है? हरियाणा है। ठीक है, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला राज्य है हरियाणा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर 65 का हो गया सी। 65 का सी। अब 66 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? आपको पता होगा कि भारत का एकमात्र बच गया था राज्य सिक्किम, जहां पर की रेलवे लाइन नहीं थी। अब वहां पे भी इसको लाने का काम शुरू किया गया है, तो रेलवे स्टेशन की आधारशिला सिक्किम में रखी गई है। सिक्किम में, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो 1975 में आया था, के तहत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 35वां 35th संविधान संशोधन भी सिक्किम से ही संबंधित है। संविधान संशोधन का संबंध भी सिक्किम से ही है। का संबंध सिक्किम से ही है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहां जारी की गई? राजस्थान में जारी की गई। करेक्ट आंसर है 67 का। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जो है एक्चुअली होता क्या है? ये पत्रकार का एक सम्मेलन है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पत्रकारों का एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और इस सम्मेलन में जो है चर्चा की जाती है पर्यावरण की क्या स्थिति है और आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ करना है। तो यही पत्रकारों के सम्मेलन में ही ये पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए। अब 68 पे आते हैं। हाल ही में अदिति योजना एक्चुअली में प्रारंभ की गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये अदिति योजना है, ये है क्या कि जो तकनीक के क्षेत्र में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देना तथा तकनीकी विकास के गैप जो पहले से नहीं हुआ था कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है। कम करना, यही इस योजना का उद्देश्य है जो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। 69 कौन सी राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो गया झारखंड। झारखंड के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, करेक्ट आंसर है। इतिहास में अगर देखें तो 1856 काफी इंपॉर्टेंट है, जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ठीक है, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कैनिंग के टाइम पे ये लाया गया था 1856। किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि को लागू करने वाले हैं पीयूष गोयल, इन्होंने किया है। ठीक है, किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए, जो अनाज उपजाते हैं वो किस तरह से स्टोरेज किया जाए, इसके लिए पीयूष गोयल के द्वारा ई किसान उपज निधि को लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 70 का हो गया बी। 70 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया बी। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये डिस्कशन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर आगे एक और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए, नमस्कार साथियों, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 का कॉमन पेपर का आपका सेट 7 का है। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स को समझेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें 8 सवाल पूछे जाते हैं और 8 सवाल को हम लोग एनालिसिस को देखेंगे, समझे ना। ये आपका पहला सवाल 31 नंबर पहला सवाल आपका है ना। 31 मतलब 31 नंबर सवाल यहां बोल रखा है कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुना के बराबर मान प्राप्त होता है। एक बात समझेंगे, वो नंबर ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, और वो जो संख्या होगा मेरे भाई, वो जो संख्या होगा उसी को हम बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं? भाज। अब भाज्य बराबर जो होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष, है ना। भाजक गुणा भागफल जोड़ शेष। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब एक बात समझेंगे यहां से कि यहां पे भाजक क्या है। तो भाजक की बात की तो यहां बोला है किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, मतलब 335 और 265 को जब मिला देंगे तो मिलाने के पास जो संख्या आएगा उससे डिवाइड करना है। मतलब ये दोनों का योग क्या कितना है? 600। मतलब वो संख्या को डिवाइड किससे किया गया है? 6 से किया गया। ठीक है, किससे किया गया? 6 से। ठीक है, उसके बाद भागफल जो देखो, भागफल क्या बोल रखा है कि 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है। क्या? भागफल। भागफल जो प्राप्त होता है, ये दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर के 3 गुने से, तो ये दोनों का अंतर आता है 70। और 70 के 3 गुना, 70 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 70 का अगर 3 गुना करेंगे मेरे दोस्त, ये आ जाता है इतना, और प्लस आपका है 35, ये आ गया 35। ठीक है, ठीक है। यहां से जब गुना करेंगे तो ये 0 0 0 आएगा, और इससे गुना करेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, ये आ गया, और प्लस 35 करेंगे तो यहां पे 35 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 0, इतना, मतलब इतना आंसर आ जाएगा 1,26,035, 1,26,035। सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? बोलो भाई। अब आगे देखो, अगला बोला है कि इतना मीटर कपड़ा, 28 सही 1/2 मीटर कपड़ा का लागत जो है 1254 है। एक बात समझना कि 28 दूनी 56, एक 57, मतलब 57/2 मीटर कपड़ा का जो प्राइस था मेरे दोस्त, वो था 1254 रुपया। लेकिन पूछ रहा है कि इतना मीटर का क्या होगा? 8 चौक 32, 3 35, मतलब ये 35 यूनिट बराबर पूछ रहा है 35/3
4 मीटर का कितना होगा, इसका मतलब 1254। एक मीटर का दाम निकालना है तो 57/2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर ये निकालना है, जिसे निकालना है उसे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बात समझे, गुणा कर देंगे। क्लियर है यहां तक? यहां से जब इसको गुणा किया जाए, डिवाइड कर देंगे, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं, ये 2 आया, ये कट जाएगा आपका किससे, 2 से, ठीक है। और ये आपका यहां से कट जाएगा 6, 2 दूनी 4, और ये आ गया 7, ठीक है। बात समझे? और ये 7 है, यहां पे 7 है, तो यहां पे अगर हम 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 इकाई 7, ठीक है। यहाँ पे 57 इकाई 57, तो आ गया 5, 11 बार में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो 5 3 8, मतलब 3 8 5, इसका आंसर आ जाएगा इतना रुपया। क्लियर है यहां तक? बी इसका सही आंसर है, बी इसका क्या है, सही आंसर है। 154 इतना मीटर का था, इसे डिवाइड किए, मतलब 1 मीटर का दाम निकल गया। अब जो 1 मीटर का दाम निकल गया, इतना मीटर का निकालना है तो 35/4 कर दिए, तो उतना मीटर का दाम क्या हुआ, निकल कर आपके सामने आ गया। ठीक है मेरे भाई। अगले कह रहा है 1 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य है। मतलब यहां पे दिया हुआ है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, टोटल जो सिक्के का मूल्य है वो दिया हुआ है इतना, ये टोटल मूल्य है। और यहां पे उनकी संख्या का अनुपात, मतलब क्वाइंस जो है उसका संख्या का अनुपात दे रखा है 3:4:5। जब मैं मूल्य की मैं बात करूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पे मूल्य चाहिए, क्योंकि ये जो कंफर्म वैल्यू दिया हुआ है, ये कंफर्म वैल्यू आपका मूल्य दिया हुआ है, कंफर्म वैल्यू जो दिया हुआ है ये मूल्य दिया हुआ है, इसलिए ये रेशियो आपका संख्या में दिया है, तो संख्या को चेंज कर दिए मूल्य में। जब मूल्य में चेंज किए तो देखो कैसे मूल्य में चेंज होगा। 1 रुपया का 3 सिक्का आपके हाथों में दे देंगे, 1 रुपया का जब 3 सिक्का आपके हाथों में दे देंगे तो बोलिएगा सर 3 रुपया हुआ, ठीक है। 50 पैसे का अगर 4 सिक्का आपके हाथों में दे देंगे, 50 पैसे का 4 सिक्का दे देंगे, मतलब 4 अठेनी की बात किया है, तो ये कितना रुपया बन जाएगा, 2 रुपया बन जाएगा मेरे भाई, है ना। 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसे का 4 सिक्का होगा, 2 रुपया बनेगा। 25 पैसे का अगर सिक्का हम 5 को दे दे तो 4 सिक्का अगर 25 पैसा का 1 रुपया बनेगा, मतलब ये 1.25 रुपया बनेगा। तो यहां पे टोटल देखा गया कि कितना टोटल मूल्य बना है, 5 3 2 5 1 6, 6.25 बना है। इतना ही बराबर ये दे रखा है, 6.25 यूनिट बराबर इतना निकालना आपको। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करना है, पहले 1 यूनिट का मान यहां से देख लेते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, ये चीज देख लेते हैं 1 यूनिट का मान कितना होता है, इससे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 9,600, तो 5 से ही 5 एक काम करते हैं, छोटा छोटा करके काटते हैं, 25 बचे, ये आ गया। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 75 और यहाँ पे 85, 10 10 और 10 आ गया, और 8 है ना 187, और इसको 7 से काटेगा तो 175, है ना 175 और 187 ये आएगा, है ना। तो 1 मिनट फिर से देख लेते, 25 बचे, ठीक है। हाँ 25 फिर से काटते हैं, 25 तिया 75, 85, 85 और इधर 8, तो 10 और 8 हो गया कितना 187। 187 को 25 से काटेंगे, 25 सती 175,
12, 125, 125 25 ये आ गया। फिर 5 से 25 से इसको काटेंगे, 25 इकाई 25, इधर आ गया 5, ये 15 बार में आपका कट गया, 15 बार में कट गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 1 यूनिट का मान आ गया 15, 1 यूनिट का मान 15 आ गया। तो संख्या निकालना है तो 15 तिया 45 हो गया। यहां संख्या निकालना है, 15 चौका 60 आ गया। यह संख्या निकालना है तो ये आ गया 15 पचे 75 आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा, ये बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। क्लियर है, बी इसका सही आंसर है। क्लियर है यहां तक, बोलो भाई। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा कि गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 पाया गया है। मतलब यहां पे देखा गया कि 20 लड़कों का जो औसत था वो 65 था, लेकिन क्या हुआ कि बाद में ये पाया गया है कि एक लड़के का वजन गलती से 66 के जगह पर, मतलब ये गलती से क्या हुआ है ना, गलती से 66 के जगह पर आपका सही लेना था क्या, मतलब ये गलती से लिया गया, मतलब सही रूप में 66 लेना था लेकिन गलती से क्या हुआ कि 76 ले लिया। मतलब गलती से 66 की बजाय 76 पढ़ लिया गया। तो सही औसत वजन ज्ञात करें। एक बात बताओ कि आपका सही रूप लेना था इतना, लेकिन उसमें इंक्लूड कर दिया इतना, तो गलती से 76 इंक्लूड किया। तो एक बात बताएंगे कितना ज्यादा ले लिया, 10 ज्यादा लिया। तो इसमें 10 इंक्लूड है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं 10 घटा देंगे 10। और कितने लोगों के लिए था भाई, ये जो 10 था कितने लोगों के लिए ज्यादा हो गया, 20 लोगों के लिए ज्यादा हो गया, इसलिए 20 से डिवाइड कर दिए। तो ये कटेगा तो 0.5 आएगा, तो ये आ गया 64.5 इज द राइट आंसर। ये आ गया शॉर्टकट। अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं मेरे भाई, बेसिक बनाना चाहते हैं तो 20 इंटू 65 ये टोटल का आ गया। इसमें क्या हुआ कि एक लड़के के वजन के गलती से 66 के जगह पर 76 ले लिया, तो 76 को घटा देंगे और 66 को ले लेंगे। तो अब ये आ गया सही वाला, और सही वाला अब इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये भी आंसर आ जाएगा 64.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आप ऐसे चाहे शॉर्टकट करें या ऐसे करें तो आंसर आपका आ जाएगा इतना। क्लियर है भाई, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। आगे बढ़ते हैं। कर किसी बिल का राशि 10% कमी हो जाती है तो इतना का भुगतान किया जाता है। जब 10 रुपया का कमी हुआ, कोई बिल का दाम मूल दाम था वो 100 था, 10 का जब कमी हुआ तो 90 में उसका दाम हुआ, तो 90 यूनिट बराबर दे रखा है आपका, 90 यूनिट बराबर दे रखा है 279 है ना। तो यहां पे 90 और गुणा क्या निकला, मूल बिल, तो मूल बिल को 100 माने हैं, यही तो मूल बिल है ना भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से 0, 9 तिया 27 और 9 का 9 मतलब 310। 310 इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आसान है। 9 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो यहां पे एसपी और सीपी आ गया मेरे दोस्त, यहां आ गया 5/3। मतलब किसी वस्तु का दाम देखा गया, किसी वस्तु का दाम अगर 3 है तो बेचा गया 5 पे, मतलब कितना का मुनाफा हुआ 2 का, किस पे 2/3, और गुणा 100 कर देंगे तो यही आपका रेशियो आ जाए, यही आपका परसेंटेज आ जाएगा। 2/3 का ही मतलब होता है 6.66% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इसका मतलब सिंबल का मतलब ऊपर जा रहा है मतलब प्रॉफिट होगा। तो आपका ये बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। कोई वस्तु का दाम 3 रुपया था, बेच रहे 5 रुपया में, तो 2 रुपया का मुनाफा हुआ, किस पे 3 पे हुआ, सीपी पे। ठीक है, अगला यहां पे 3 वर्ष में 2500 रुपया होता है। ठीक है, अब 8 वर्ष में देखा गया, 8 वर्ष में देखा गया 4750 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 5 साल में 5 साल में इस बीच का अंतर जो हो जाएगा मेरे भाई
वो 20 और ये 2 2250 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 2250 हो जाएगा। तो 5 साल में 2250 हो जाएगा, 5 साल में 2250 हो जाएगा। तो 1 साल में देखा जाए तो 5 चौक 20, 5 पचे ये आ जाएगा इतना। तो 1 साल में इतना, तो 3 साल में देखा जाए मेरे भाई तो 3 साल में आएगा 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 1350। 3 साल में ये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। तो ये जब ब्याज 3 साल में इतना आया तो 3 साल में देखा गया इतना हो गया। ये अमाउंट था मेरे भाई 2500 जो था वो अमाउंट था। 2500 में अगर हम ब्याज को घटा देते हैं, 3 साल के ब्याज को, 3 साल का अमाउंट इतना था और यहां पे अगर हम 3 साल का ब्याज घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आंसर 1150। 1150 बी इसका सही आंसर आएगा। ये मूलधन आएगा। किसका क्या निकालना है, मूलधन आएगा। मूलधन निकालने की बात किया गया है तो मूलधन ही आएगा। क्लियर है या भाई, बोलो, दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बोला है कि एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक बात समझना कि 2 साल का अगर सीआई की बात करें, 2 साल का सीआई की एसआई की बात करें तो 10 दूनी 20, 20% होता है। अगर हम सीआई की बात करें मेरे भाई, सीआई की जब बात करें तो 2 साल में देखा गया कि समान समय के लिए समान दर और समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, यहां पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10 + 10 इंटू 10 बटा 100 ये आता है। तो यहां से देखा गया ये कट गया तो ये आ गया 21%। ये आ गया कितना, 21%। ठीक है, या एक और फॉर्मूला आप याद रखते हैं 2r + r² बटा 100%। 2 साल का सीआई की बात किया गया, ये क्या है, 2 वर्ष का सीआई का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो 21% आया है, ये 21% आया। अब यहां पे दिया हुआ इतना बराबर दिया हुआ है 500, तो 20% बराबर दिया है 500, निकालना है 21% बराबर। तो परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 25 आपका हो गया। तो यहां पे 25 से कहें 25, 25 दूनी 50, 50 दू आपका 52, इतना रुपया आंसर आएगा। 525 इज द राइट आंसर, यही इसका सही आंसर है। तो यहीं तक आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए, यहीं तक का क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।